ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। फिलहाल त्रिकोणमिति क्या होती है इससे शुरू करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति कहां अप्लाई होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, क्यों है वही अनुपात, कितने हैं और उतने क्यों हैं, इन सब के बारे में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको साबित कि कैसे क्या चल रहा है पूरा हिसाब किताब। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये जान ले पहले। अब इस शब्द पे अगर गौर करें, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से क्या समझ आ रहा है? त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण है ही, वो तो साफ दिख रहा है, मिति का मतलब मेजरमेंट, माप, नापना, तो 3 कोणों का मेजरमेंट हम लोग करेंगे इसमें। या फिर अगर इंग्लिश में आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये भी ट्राई, वही 3, गौन मतलब साइड्स को बोलते हैं, भुजाओं को, और मैट्री का मतलब होता है मापना। तो 3 भुजाओं का मापन कर रहे हैं या 3 कोणों का मापन कर रहे हैं त्रिकोणमिति में। अब 3 भुजाएं या 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होता है, सीधी सी बात है। त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजाएं होती हैं, तो सारी की सारी गणित, सारी की सारी त्रिकोणमिति वाली गणित त्रिभुज में लगेगी, ये बात तो तय हो गई। त्रिभुज भी कौन सा सेलेक्ट करना है? त्रिभुज हम लोग सेलेक्ट करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ही हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री रहेगा। बाकी के त्रिभुजों में फिलहाल हम लोग नहीं सीख रहे हैं, आगे की कक्षाओं में हालांकि आपको सिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 10वीं कक्षा में हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज बना सकते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं और सारी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज किस किस तरह के होते हैं या कैसे बनते हैं? ये इस तरह के बनते हैं जिसमें एक कोण ये 90 डिग्री रहेगा। आप इसको कुछ भी नाम दो, ए बी सी नाम दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं, है ना। अब यहां पर समकोण त्रिभुज जहां भी नाम आ जाए सामने, तो एक चीज आपके दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। पूरी की पूरी जान है पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की। अगर पाइथागोरस प्रमेय ना हो तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय नींव है त्रिकोणमिति की, तो नींव नहीं है तो मकान खड़ा ही नहीं हो सकता। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही त्रिकोणमिति बनी है, एक शब्द नहीं हो सकता त्रिकोणमिति का बिना पाइथागोरस प्रमेय के। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए समकोण त्रिभुज को देख करके, वो आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय दिमाग में आती है तो 3 बातें तो दिमाग में आती है भाई, क्या क्या? एक तो लंब, एक आएगी आधार, और एक आएगी आपके पास कर्ण दिमाग में। क्या है ये तीनों, किसको बोलेंगे? कर्ण के बारे में फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा ये हमेशा कर्ण होती है। ये रहा 90 डिग्री, उसके जस्ट सामने ये कर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, फिक्स है हमेशा। ये याद होना चाहिए आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब कौन सी होगी? लंब डिपेंड करती है कि किस कोण के सापेक्ष आप लंब बात कर रहे हो, लंब की बात कर रहे हो, किस कोण के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा लंब और आधार क्या है। कर्ण हमेशा किसी भी कोण के सापेक्ष बात करो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलते हैं। अब किस कोण के सापेक्ष हम बात करें, इसका क्या मतलब है? मान लो ए कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो जिस कोण के सापेक्ष बात करोगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, और बची हुई फिर आधार बची, जाहिर सी बात है। इसी त्रिभुज में ध्यान से देखना, लंब और आधार बदल सकते हैं। इसी त्रिभुज में मैं वापस से सेम त्रिभुज बनाता हूं एक बार। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये 90 डिग्री है। अगर मैं सी के बारे में बात कर रहा हूं, सी के सापेक्ष बात कर रहा हूं, कोण सी के सापेक्ष, यहां कोण ए के सापेक्ष बात की थी तो ये डायग्राम बना। कोण सी के सापेक्ष बात करोगे तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, फिक्स है ये। जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके जस्ट सामने वाले को लंब बोलोगे। 90 डिग्री के सामने वाले के लिए तो फिक्स रूल है, वो तो कर्ण है, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ये कर्ण हो जाएगा आपका। और तीसरी बची वाली वो आधार बचती है। आधार के लिए कोई रूल नहीं है, सिंपल आप नॉर्मल सोच सकते हो। 2 चीजें पता चल गई तो तीसरी पता चल जाएगी। तो किस पे डिपेंड करते हैं लंब और आधार? किस कोण के बारे में बात चल रही है उस पर डिपेंड करते हैं, उसके सापेक्ष लंब और आधार निकाले जाते हैं। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, किसी भी कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो मैं ये बातें एक बार लिख देता हूं प्रॉपर,
ताकि आपको याद भी रहे। देखिए, तो मैंने यहां लिख दिया है कि लंब तो है जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा, और कर्ण है 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना, ये याद होना चाहिए आपको। इसके बिना चलेगा ही नहीं काम, कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं होने वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, इनके मान त्रिभुज में देख के बताओ। तो जब आपको यही नहीं पता कि इन तीनों में लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है, तो मान कैसे निकालोगे? और वो मान नहीं आएंगे तो आगे त्रिकोणमिति शुरू ही नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। लंब आप निकाल लो, कर्ण आप निकाल लो, तीसरी वाली अपने आप आधार हो जाएगी, तो ये टेंशन खत्म। अब आगे बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, आगे कैसे लगाना है, कैसे यूज लेना है वो भी सीखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। वही है हमारा 8.1 प्रश्नावली का सारा परिचय, उसी में है सब कुछ, वही फॉर्मुलेज हैं और उसी पर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीखते हैं। देखिए, देखो बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की कि होते क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो या अनुपात का मतलब क्या है? भाग देना, यही होता है। 2:3, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा तो आपने देखा ही है बचपन में। तो यहां पर त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब है भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में। जैसे आप हो सकता है लंब का अनुपात, लंब अनुपात कर्ण लेना चाहें, या फिर लंब को किसके साथ ले सकते हो? आधार के साथ। लंब का अनुपात आप आधार के साथ लेना चाहें, या फिर लंब का ले लिया हमने, लंब का कैंसिल करो क्योंकि दोनों हो चुके हैं। आधार की बात करें मान लो, तो आधार का अनुपात आप लेना चाहो एक बार लंब के साथ में, या फिर आधार का अनुपात आप लेना चाहो कर्ण के साथ में। आधार का अनुपात आप कर्ण के साथ ले सकते हो, या फिर कर्ण की बात करते हैं क्योंकि आधार के साथ दोनों कॉम्बिनेशन ले लिए हमने। मान लो कर्ण के साथ अनुपात लेना चाह रहे हैं हम, तो कर्ण के साथ एक बार अनुपात लंब का हो सकता है, या फिर कर्ण के साथ अनुपात एक बार आधार का हो सकता है। इसके अलावा और कुछ अनुपात संभव है क्या? सोच के देखो आप, कोई अनुपात संभव नहीं है इसके अलावा। इसके साथ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके साथ खुद 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और इसके साथ भी 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अनुपातों से संबंधित, भुजाओं के अनुपातों से संबंधित टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वो 6 कॉम्बिनेशन मैंने यहां बना दिए हैं। इसलिए त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम, टोटल 6 एग्जैक्ट। तो 6 अनुपात हमने यहां लिख दिए हैं, बस यही होते हैं। इन अनुपातों का स्पेशल नाम दिया है। अब लंब अनुपात कर्ण, ये बोलने में कितना लंबा है, इसको शॉर्ट में नाम दे दिया, शॉर्ट नाम दे दिया इसको साइन, बस छोटा सा SIN, सिंपल। अब साइन बोलो या ये अनुपात बोलो, कौन छोटा पड़ेगा? आसान कौन है बोलने में? ये ज्यादा आसान है, लिखने में ये ज्यादा आसान है, इसलिए इसको साइन नाम दे दिया। सबका अलग अलग नाम है, मैं एक बार नाम लिखता हूं, याद रखने का तरीका मैं अलग से बताऊंगा, याद रखने की टेंशन मत लो आप, वो आपको याद हो जाएगा। लंब अनुपात आधार, इसको tan नाम दे दिया, शॉर्ट नेम है सबके। आधार अनुपात लंब, इसको cot नाम दे दिया। आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दे दिया COS। सेम ऐसे ही कर्ण अनुपात लंब, इसको नाम दिया कोसेक। और लास्ट कर्ण अनुपात आधार, इसको नाम दिया सेक। ये टोटल 6 नाम दिए, और आप नोटिस करोगे इतना लंबा बोलने की जगह ये नाम बोलना ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा आसान है, इसलिए इसके शॉर्ट नेम दे दिए गए हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है अनुपात? ये एक बात समझने की है कि भाई लंब का अनुपात कर्ण से निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, या लंब का अनुपात आधार से निकालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो करने लायक है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरा डिटेल में कि क्या है ये हिसाब किताब, क्यों निकाल रहे हैं हम ये। तो क्या होते हैं वो तो हमने देख लिया अनुपात, अब क्यों होते हैं 6 ही, ये भी हमने देख लिया। क्यों निकाल रहे हैं हम ये हम डिस्कस करते हैं। देखो
तो देखो मैंने यहां पर 3 अलग अलग ट्राइंगल्स बनाए हैं, लेकिन तीनों 30 डिग्री के ट्राइंगल बनाए हैं। 30 डिग्री के लिए इसलिए बनाए हैं क्योंकि समान कोण वाले अगर ट्राइंगल होते हैं, बड़े या छोटे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात समान आएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि आधार, लंब, कर्ण, इनमें से जिस भी दो का अनुपात आप लेना चाहोगे सभी में समान आएगा अगर कोण समान है। तो सबसे पहले तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ये अपने को पता है, तो ये हो गई लंब। तीनों में ये लंब है, तीनों में लिख देता हूं, ये लंब है और इधर भी ये लंब है। और नीचे वाली आधार है, आधार की अलग अलग साइज मैंने ली है, आपको स्टार्टिंग में बताया ही था किस तरह से ली है। ये आधार है और जाहिर सी बात है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता ही है, तो ये कर्ण है, ये कर्ण है और ये कर्ण है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अनुपात लेने वाले हैं। अनुपात लेने के लिए आधार की तो लंबाई है हमारे पास, लंब और कर्ण की लंबाइयां हमारे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं इसकी लंबाई नाप लेता हूं कि कितनी आ रही है, उससे हमें थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। स्केल है हमारे पास बड़ा वाला, तो बड़ी आसानी से हम लोग नाप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे नापेंगे, ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये आ रहा है, तो लंब की लंबाई आ गई 12 सेंटीमीटर। और इस कर्ण की लंबाई अगर हम निकालें तो लगभग, क्योंकि बोर्ड पे इतना परफेक्शन नहीं आ सकता, अगर आप कॉपी पे बनाओगे तो वैसे बहुत अच्छे से बन पाएगा। ये लगभग 23 आ रहा है, 23 या 24 के आसपास कुछ आएगा। 23 लिख देता हूँ एक बार में, लगभग अंदाजा ले लेते हैं। कॉपी पे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम सटीक आएगा, क्योंकि वहां लाइंस वगैरह एकदम सिस्टमेटिक रहेंगी। ये 90 डिग्री भी प्रॉपर रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, तो 1-2 सेंटीमीटर तो वैसे ही फर्क आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लाइन है ना। तो 30 सेंटीमीटर है, हम अंदाजे से ले लेते हैं केवल। ये अगर देखें तो ये है हमारे पास लगभग ये 18 के आसपास आ रहा है, 18 के आसपास आ रहा है, तो ये 18 सेंटीमीटर ले लो। और कर्ण अगर आप नापोगे तो कर्ण लगभग 35 के आसपास आ रहा है, 35-36 के आसपास आ रहा है, 35 ले लेता हूं फिलहाल में, ठीक है। ये तो 40 है ही, स्टार्टिंग में नाप के किया था। और ये अब आ रहा है लगभग 24 के बराबर, तो 24 सेंटीमीटर में एक बार इसको लिख लेता हूं। और कर्ण ये अपना आ रहा है लगभग 47-48 के अराउंड, 47 लिख लेता हूं, चलो मैं 48 लिख लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन और ये भी 36 और ये 24, क्योंकि 23 और 24 के बीच में पड़ रहा था ये, तो मैं एक काम करता हूँ 24 कर लेता हूँ, थोड़ी हमारी कैलकुलेशन बन जाएगी। इसको 36 कर लेता हूँ और ये 48 कर लेता हूँ, क्योंकि ये 47-48 के बीच में आ रहा था, ये 35-36 के बीच में आ रहा था, ये 23-24 के बीच में आ रहा था। तो यहाँ एकदम शार्प पेजेस अगर आप लोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा वैसे, है ना। मैंने लगभग लिखा है ये। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप लंब और आधार का अनुपात लेते हो, आप यहाँ पर लंब बटे आधार निकालो एक बार, लंब बटे आधार निकालो। यहाँ पर लंब बटे आधार आएगा 12/20 के बराबर। 12/20 का मतलब हो गया, अगर आप 2 के पहाड़े से इसको काटोगे, 2 के क्या 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3/5 आ रहा है। अगर इसकी बात करें, इसमें लंब बटे आधार अगर आप निकालोगे, लंब और आधार का अनुपात यहां पर आएगा 18/30। 18/30 का मतलब हो गया 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 3/5। सेम जो यहां पर आ रहा था ना 3/5 लंब और आधार का अनुपात इस वाले त्रिभुज के लिए, वही सेम लंब और आधार का अनुपात इस वाले त्रिभुज के लिए आया है 3/5। सेम यहां पर देखो आप, यहां पर भी अगर आप लंब और आधार का अनुपात लेते हो, लंब और आधार का अनुपात आएगा 24/40, जो कि 4 के पहाड़े से काटें तो 4 6 का 24 और 4 दाई 40, और ये 3/5 ही आ रहा है वापस से 2 के पहाड़े से और कट करके। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप छोटा त्रिभुज लो या बड़ा लो या और बड़ा लो, अगर आपने कोण सेम लिया है ना, कोण सब में समान किया है, तो अनुपात हमेशा सेम आते हैं, सबके अनुपात समान आएंगे। और कोई अनुपात भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये तो हमने लंब और आधार से संबंधित अनुपात लिया है। मान लो एक बार मैं लंब और कर्ण से संबंधित अनुपात लेना चाह रहा हूं, जैसे मान लो मैं चाह रहा हूं कि लंब बटे कर्ण निकालो कितना आता है, तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 24, कितना आ गया 1/2। दूसरे में चेक करते हैं, यहां पर लंब बटे कर्ण आप एक बार निकाल के देखो, लंब कितना है 18 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 36 सेंटीमीटर, 1/2 आ रहा है। इसमें देखें लंब बटे कर्ण, लंब कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 48 सेंटीमीटर, 24 दूना 48 होता है 1/2।
कोई भी दो अनुपात आप निकाल लो, जो दो अनुपात आप निकालना चाहो वो समान आएंगे सभी त्रिभुजों में। भले ही आप छोटे से छोटा त्रिभुज ले लो या फिर बड़े से बड़ा त्रिभुज ले लो, अगर कोण समान लिया है ना आपने तो भुजाओं का अनुपात हमेशा समान आएगा, फिक्स सही है। और इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? मान लो हमें कुतुब मीनार की हाइट चेक करनी है, कुतुब मीनार तो इतनी ऊपर है, हमें पता ही नहीं कितनी ऊपर है वो तो अगर कुतुब मीनार से काफी दूरी पर आप खड़े हो और कुतुब मीनार की हाइट इतनी ऊपर है तो आप नोटिस करोगे कि यहां से वो और ये कितना बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। और अगर आप ये पता कर पाओ कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है कुतुब मीनार की टॉप से आपकी आंखों का देखने का, वो जो ट्रायंगल बन रहा है उसका कोण मान लो 30 डिग्री है एक बार के लिए, तो आप इतने बड़े ट्रायंगल की स्टडी करो या फिर केवल इतने छोटे ट्रायंगल की स्टडी पेपर पे करो, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आंसर सेम आएंगे। तो अनुपात आप उस बड़े वाले त्रिभुज का निकाल लो या फिर इसका निकाल लो, सेम अनुपात मिलेंगे। इसलिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, यहां से सूरज तक की दूरियां, चांद तक की दूरियां, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस या बहुत बड़े बड़े ट्रायंगल्स हमें छोटे ट्रायंगल की मदद से भी सेम रिजल्ट देते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हम त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से आसानी से निकाल लेते हैं। यह बहुत बड़ा यूज है। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़े से त्रिभुज को या बहुत बड़े डायग्राम को छोटे डायग्राम में कन्वर्ट करके हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर के, एकदम पेपर से, स्केल से, बहुत आसान हो जाएगा उससे वो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये है इसकी इंपॉर्टेंस त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो फिलहाल तो ये लंब बटे आधार निकाला है हमने, L बटे A, ये किसका अनुपात होता है? ये tan होता है, तो tan थीटा हमने निकाल लिया यहां पर देखा जाए तो। और यहां पर लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो ये साइन थीटा निकाल दिया। तो एक तो tan हमने देखा सेम आ रहा है सबका, साइन हमने देखा सेम आ रहा है सबका। ये लगभग दूरियां हैं, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि बड़ा सा स्केल था, ये मोटी मोटी लाइंस हैं। आप कॉपी पेन पे प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, एकदम सटीक आंसर आएगा, उसमें गलती नहीं आएगी। इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये अनुपात तो एकदम सेम ही आ रहे हैं सब में। तो ये है इसका यूज। मैंने 30 डिग्री का लिया है, आप 30 की जगह 50 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो, 20 डिग्री ले लो, 10 डिग्री ले लो, जितना एंगल पहले वाले का लेोगे ना उतना ही बाकी सबका लो और फिर चेक करो, अनुपात हमेशा समान आएंगे। जितने 30 डिग्री वाले ट्रायंगल हैं उन सब में अनुपात समान आएंगे, फिर जितने 20 डिग्री वाले आप बनाओगे उन सब में समान आएंगे। मान लो 60 डिग्री का बना रहे हो तो 60 डिग्री वालों में भी सभी में सारे अनुपात समान आएंगे। तो इसलिए छोटा त्रिभुज लो या बड़ा त्रिभुज लो, त्रिकोणमितीय अनुपात से सारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है, छोटे त्रिभुज में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ही बड़ा यूज है, आप देखोगे इसका आगे और यूज पढ़ेंगे हम तो और जानोगे कि बहुत ही बड़ा यूज है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम अनुपातों के लिए पीछे पागल हो रखे हैं, ये है रीजन उसका। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में कैसे क्या दिखेंगे, ये कैसे अप्लाई करेंगे हम, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो सारी बात ए कोण के सापेक्ष चल रही है, तो यहां पर साइन ए, tan ए, किस कोण की बात चल रही है वो लास्ट में लिखा जाता है। अगर सी के बारे में बात चल रही होती है तो साइन बी, tan बी, cot बी, cos बी, cosec बी, sec बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सिस्टमेटिकली जमा करके लिख देता हूं मैं। सबसे पहले सीक्वेंस ध्यान रखो आप, सीक्वेंस अगर आपने याद कर लिया ना इनका, ये सीक्वेंस मैंने उल्टा पुल्टा लिखा है, अब मैं सिस्टमेटिक सीक्वेंस यहां लिखने वाला हूं, उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। वो सीक्वेंस आपको याद रहेगा तो ये अनुपात में याद करवा दूंगा आपको, अनुपात की टेंशन मत लो आप, सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस बड़ा काम का है। सबसे पहले तो साइन ए लिख लो, या कोण को बहुत जगहों पर थीटा से भी लिखते हैं। थीटा ये हिंदी या अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए आपको पहचानने में मुश्किल हो रही है। लिखते बस ऐसे हैं, इसको यूं बना दोगे और यूं कर दोगे, थीटा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और इस थीटा का मतलब कोण से ही होता है, तो साइन थीटा। अगर आप ए बी सी पी क्यू आर ऐसे नहीं लगाना चाहते तो साइन थीटा लिख दो, साइन थीटा। उसके बाद आप याद रखो कॉस थीटा, उसके बाद याद रखो टेन थीटा। थीटा से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ए लिख लेना उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा के बाद नंबर लो आप कॉट थीटा, फिर लो सेक थीटा और फिर लास्ट में कोसेक थीटा। क्या मान है इनके? देखो जो मान उधर लिखे हैं मान से ही लिखे हैं, बस सीक्वेंस ये है।
साइन का मान क्या है? लंब अनुपात कर्ण। अनुपात को आपको पता है कि हम बटे में लिख सकते हैं, तो लंब बटे कर्ण लिख लो इसको। ऐसे ही कॉस का क्या है? आधार अनुपात कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। टेन का क्या है? टेन का है भाई लंब अनुपात आधार, तो लंब बटे आधार। कॉट का क्या है? कॉट का है आधार अनुपात लंब, तो आधार बटे लंब। सेक थीटा, सेक है ये रहा लास्ट में, कर्ण अनुपात आधार, तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। और लास्ट में कोसेक थीटा, कोसेक, कोसेक है कर्ण अनुपात लंब, कर्ण बटे लंब, ये है कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, रट लो इसको, फिक्स रट लो। उसके बाद ये अनुपात मैं याद करवा देता हूं आपको। 3 चीजें तो याद रहेगी, लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है ना। लंब को हिंदी में चल रहे हैं अपन, तो हिंदुस्तानी लोग हैं तो एल से लिख रहे हैं लंब को, आधार को आप ए से लिख दो, हिंदी नाम के हिसाब से चल रहे हैं। कर्ण को आप के से लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब एक वर्ड याद रख लो आप, अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो ही बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, इसलिए सीक्वेंस को तो रट लेना। वर्ड क्या याद रखोगे? लाल कक्का, कक्का मतलब कैक है, गैग है, बचपन में सीखा होगा आपने, उसको कक्का बोलते थे हम, तो आप लोग भी शायद बोलते होंगे, तो उससे ये मुझे तो याद हो गया काफी आसानी से, लाल कक्का। वैसे अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ट्रिक्स बताई जाती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं इसको याद रखने की, तो वो ट्रिक्स भी आप लगा सकते हो। मुझे जो पर्सनली पसंद है सबसे शॉर्टेस्ट वो ये है, लाल कक्का, लाल कक्का। 5-7 बार बोलोगे रट जाएगा आपको, नाम इस तरह का ये लाल कक्का। अब इससे कैसे बना पाओगे आप? सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, सीक्वेंस से चल रहा है, साइन कॉस टेन। साइन का क्या है? लाल कक्का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन तीसरे नंबर पे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट, पहले यूं गए हम, यूं गए, अब यूं ही वापस आना है, यूं ही आना है, मतलब कॉट अब यहीं से होगा, टेन भी यहीं से है, कॉट भी यहीं से है, बस उल्टा चलना है, नीचे के तीनों में उल्टा चलना है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक में यू चलोगे, नेक्स्ट ये सेक का है, कर्ण बटे आधार उल्टा, कर्ण बटे आधार। लास्ट कोसेक है, यू चलने पर कर्ण बटे लंब उल्टा, कर्ण बटे लंब। ये है सिस्टमेटिकली हिसाब किताब। यूं चलोगे शुरू के 3 आ जाएंगे, घूम करके यूं चलोगे बाद के 3 आ जाएंगे, बाद के 3 के लिए उल्टा करना है बस आपको, इसको तुरंत याद हो जाएंगे। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि साइन का जस्ट देखो, टेन का जस्ट उल्टा कॉट है, जस्ट उल्टा है। ऐसे ही कॉस का जस्ट उल्टा है सेक, देखो ये घुमा दिया तो ये आ गया, ऐसे इसको घुमा दिया ये आ गया, और इसका जस्ट उल्टा है ये लास्ट वाला, इन दोनों को जस्ट घुमा दिया तो ये मिल जाएगा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यूं 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 ऐसे भी याद रह जाएगा आपको, इसलिए सीक्वेंस बड़ा काम का है। सीक्वेंस आप ध्यान रखो, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा इससे, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, रट लो इसको। और एक ये रट लो, लाल कक्का, बस काम खत्म। उसके बाद में 8.1 खत्म, ये समझ लो आप।